हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो देखो, हमने इससे पीछे वाली लगभग 2 क्लास पढ़ ली, जिसमें वैलिडिटी ऑफ अप्रोक्सीमेशन, क्लासिकल अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद हमने पढ़ लिया माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट बताया था उसमें कुछ टर्म भी बताई थी। एक तो मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी यानी ऊष्मागतिक प्रायिकता, यानी जो W है वो कैसे निकालते हैं, W क्या व्यक्त करता है, यानी स्थूल निकाय के अंदर जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या होती है वही क्या होता है, W होता है, जिसे अपन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये मैंने टर्म को तो मैं आपको डिफाइन कर ही चुका हूँ। उसके बाद आपका एक नया दूसरा टॉपिक आता है जिसका नाम है आपके पास एंट्रोपी एवं ऊष्मागतिक प्रायिकता के मध्य संबंध। तो अपन जानते हैं कि एंट्रोपी को तो अपन किससे डिनोट करते हैं, एंट्रोपी को डिनोट करते हैं अपन कैपिटल S से, और जो ऊष्मागतिक प्रायिकता होती है वो अपन पहले देख चुके हैं किससे डिनोट करते हैं, W से। तो उसके के बीच में एक रिलेशन है, उसको लिए अपन ने नाम दिया गया है कि रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, यानी S और W में एक संबंध होता है जो बहुत ही फेमस रिलेशन है। S = K log ओमेगा, इसका रिलेशन आता है K log W या ओमेगा मान लो, W मान लो। W क्या है, प्रोबेबिलिटी, S क्या है यहाँ पे एंट्रोपी, और K क्या आएगा यहाँ पे कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये रिलेशन आता है, तो ये काफ़ी फेमस रिलेशन है, तो इसको अपन प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये मान लिया कि आपके पास जो एंट्रोपी है वो किसका फंक्शन होती है अपने पास, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी का। तो देखो, मैंने ये डेरिवेशन यहाँ पे लिखा है, तो इसको मैं एक एक टर्म से एक्सप्लेन करते हुए जाता हूँ। क्या लिखा सबसे पहले कि S = क्या है आपके पास, F ओमेगा, या सॉरी F ओमेगा, ये बार बार क्योंकि ओमेगा की अपन को प्रैक्टिस है इसलिए ओमेगा आ रहा है, बाकी ये W है। ठीक है, W क्या है आपके पास, आप जानते हो कि ये क्या है, ऊष्मागतिक प्रायिकता है। ऊष्मागतिक प्रायिकता है तो S यहाँ पे क्या है, एंट्रोपी है, और एंट्रोपी आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो एंट्रोपी है वो किसका फंक्शन है, किसका फलन है, ऊष्मागतिक प्रायिकता का, यानी थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। तो मान लिया कि जो एंट्रोपी है वो किसका फंक्शन है, ऊष्मागतिक प्रायिकता का। तो इसको मैंने नंबर दे दिया S = FW। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 सिस्टम मानता हूँ। क्या मानता हूँ, 2 सिस्टम, जिसमें एक निकाय की एंट्रोपी मान लेता हूँ S1, दूसरी निकाय की एंट्रोपी मान लेता हूँ S2। और क्या मान लेता हूँ, फर्स्ट मान लिया कि मेरे पास 2 सिस्टम है। एक सिस्टम में निकाय की एंट्रोपी कितनी है, S1, और उसमें ऊष्मागतिक प्रायिकता कितनी है, W1। दूसरे की कितनी है आपकी, S2, और ऊष्मागतिक प्रायिकता कितनी है, W2। तो मैंने इसको भी इस फॉर्म में लिख दिया कि ये हो जाएगा प्रथम निकाय के लिए और ये हो जाएगा आपका द्वितीय निकाय के लिए। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो S एंट्रोपी है वो फंक्शन किसका है, ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का। तो इसमें मैंने ये लिखा है कि दोनों निकाय के लिए अलग अलग लिख दिया। क्या मैं कुल एंट्रोपी लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। कुल एंट्रोपी क्या होगी, दोनों का ऐड हो जाएगा, S = S1 + S2। तो देखो, मैंने यही किया, यहाँ पे कुल एंट्रोपी S = S1 + S2 कर लिया। ठीक है, अब मैं करता हूँ, जब S1 की वैल्यू कितनी है, S = ऐसे कैसे, S1 की वैल्यू FW1, S2 की वैल्यू FW2, तो ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब मैं करता हूँ क्या, यहाँ पे देखो, ये S है, ये S किसके बराबर था, ये S था FW, यानी कहाँ से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे समीकरण 1 से मैंने क्या लिखा कि S था वो किसके बराबर था, FW के। तो S की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये FW लिख दिया। ये जो S था इसकी जगह क्या लिखा, FW, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से। उसके बाद ये देखो, FW1 ऐसे का ऐसे और FW2 ऐसे का ऐसे। अब मैं क्या मानता हूँ कि ये क्या था, दोनों सिस्टम थे। सबसे पहले मैंने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे 2 सिस्टम कंसीडर किए, जिसकी एंट्रोपी S1, दूसरे की एंट्रोपी S2, ऊष्मागतिक प्रायिकता W1, ऊष्मागतिक प्रायिकता W2। अब ये दोनों सिस्टम मिलकर क्या कर रहे हैं, एक संयुक्त निकाय बना रहे हैं। संयुक्त निकाय मतलब वही 2 वस्तु होती है, वो आपस में मिलकर एक वस्तु बनाती है। सेम वही सिस्टम है कि 2 निकाय थे अपने पास, 2 सिस्टम थे, वो संयुक्त होकर क्या बना रहे, एक निकाय बना रहे। तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी ऐड होगी, बताओ, या मल्टीप्लाई में आएगी। यदि कोई 2 निकाय है, वो यदि क्या करा रहे, एक ही निकाय में कन्वर्ट हो रहे, तो वो कभी भी प्रोबेबिलिटी ऐड नहीं करते, तो वो क्या आएगी, आपकी मल्टीप्लाई होकर आएगी। तो उसकी प्रायिकता, संयुक्त निकाय की जो नया बनने वाला सिस्टम है उसकी प्रायिकता क्या होगी आपके पास, W = W1 और W2 हो जाएगी। अब इसको मैं यदि फलन के रूप में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, दोनों साइड क्या लगा दिया मैंने, F, ये भी क्या लगा दिया, F। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि समीकरण 4 और 5 से क्या जानते हो, देखो, समीकरण FW1 W2, और यहाँ पे क्या आया आपका FW, यानी ये वाला भी FW है, समीकरण 4 वाला भी FW है। तो समीकरण 4 और 5 से ये किसके बराबर हो जाएगा, जो ये वाली टर्म है, ये वाली जो RHS वाली टर्म है और इसकी RHS वाली टर्म है, वो क्या हो जाएगी आपकी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इधर भी FW और इधर भी FW है। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, बराबर हो जाएगी समीकरण 4 और 5 से। तो मैंने लिखा है कि समीकरण 4 और 5 से ये वाली टर्म क्या आ जाएगी आपकी, दोनों बराबर होके आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे मानता हूँ कि यहाँ पे कितने फंक्शन उपस्थित हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन है। एक तो W1 यानी फर्स्ट निकाय था उसका फलन क्या था W1, या उसकी प्रायिकता कितनी थी W1।
सेकंड फलन था वो क्या था W2। एक तरह से मानता हूं तो ये W1 और W2 क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट है। W1 प्रथम वाले की प्रायिकता है, W2 सेकंड वाले की प्रायिकता है। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, क्या नहीं है? जब इनका दोनों का कोई रिलेशन नहीं है तो मैं इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में मान सकता हूँ या इंडिपेंडेंट स्वतंत्र फलन के रूप में मान सकता हूँ क्योंकि क्या है, ये फलन स्वतंत्र है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि ये फलन कैसे आपके पास स्वतंत्र है। अब मैंने क्या किया, देखो एक बार तो मुझे अवकलन करूंगा मैं W1 के सापेक्ष, दूसरी बार अवकलन करूंगा W2 के सापेक्ष। जब इस समीकरण 6 का W1 के सापेक्ष अवकलन करूंगा, जबकि फलन क्या इंडिपेंडेंट है, तो W2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब W2 के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो W1 क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। तो क्या किया मैंने, समीकरण 6 का W1 के सापेक्ष अवकलन कर दिया, जहां पर W2 क्या रखना है, आपको कांस्टेंट रखना है। देखो इसका किसके रेस्पेक्ट में अवकलन किया, W1, तो ये ऐसे का ऐसे आ गया, ये ऐसे का ऐसे लिख दिया। किसके रेस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, W1 के रेस्पेक्ट में, तो नीचे क्या आ जाएगा, dW1। ठीक है, ये टर्म अपनी क्या थी आपके पास, ऐसे की ऐसे, तो FW1 का अवकलन होगा। देखो W2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, W2 जब ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, W1 के रेस्पेक्ट में 0, कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा, 0। तो ये क्या रहेगा अपने पास, FW1 यानी dFW1 अपॉन में dW1 रह जाएगा। क्या मैं यहाँ पे देखो W1 के सापेक्ष अवकलन किया है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ W2 से, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया W2 बाई W2, ये टर्म ऐसे की ऐसे रख दी। अब मैं क्या करूँ, इस W2 को उधर भेज दूँ तो ये W2 एक रह गया ऐसे का ऐसे, ये टर्म अपने पास ऐसे की ऐसे, और जो ये W2 ये कहाँ आ गया आपके पास, समीकरण 7 में इधर आ गया। अब सेम यही जो मैंने प्रोसेस किया, ये प्रोसेस मैं समीकरण 6 का किसके लिए करता हूँ, यहाँ पे किया था W1 के लिए, अब मैं करता हूँ जस्ट इसका ऑपोजिट W2 के लिए। तो मैं क्या करूँगा, W2 के सापेक्ष क्या किया मैंने, इसका अवकलन किया। जब W2 के सापेक्ष अवकलन किया, इसका मतलब कांस्टेंट क्या हो जाएगा, W1। तो सेम वही प्रोसेस, देखो इसका अवकलन किया, ये टर्म ऐसे की ऐसे लिख दी, ऐसे की ऐसे, नीचे क्या आ गया, W2 के रेस्पेक्ट में तो dW2। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट क्या है, W1, यानी फर्स्ट वाली टर्म हट जाएगी यहाँ से, तो ये क्या रहेगा, dFW2 अपॉन में dW2। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो W1 से गुणा भाग किया तो ये क्या आ जाएगा, W1 और W1। अब ये देखो, ये W1 मैंने कहाँ भेज दिया, इस साइड भेज दिया, तो ये W1 मैंने कहाँ भेज दिया, इस साइड भेज दिया। अब देखो एक तो आपकी ये वाली इक्वेशन, कौन सी, ये वाली, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन, यानी समीकरण 7 और समीकरण 8, इससे कुछ इंपॉर्टेंट अपन रिजल्ट भी निकालने वाले हैं। समीकरण 7 और एक आ जाएगा अपना समीकरण नंबर 8। इसमें देखो ये W1 और W2 क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट है। क्या मैं इस W2 को इसके अंदर भेज सकता हूँ क्या, D के अंदर, जब कांस्टेंट की टर्म है, क्योंकि W2 देखो जो मल्टीप्लाई किया वो यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट को मैं अंदर भेज सकता हूँ इस अवकलन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, W1, W2 हो जाएगा। तो मैंने वही चीज़ की है, समीकरण 7 से क्या लिख दिया, ये टर्म ऐसे की ऐसे, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, dW1 और dW2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1/W2। तो ये हो जाएगा dFW1 और dW1 आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस 8 के लिए लिखा है मैंने, इस W1 को उधर भेज दिया तो ये क्या आ जाएगा अंदर, ये टर्म ऐसे की ऐसे। अब देखो समीकरण 9 और 10 क्या है, दोनों बराबर है, यानी इसकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या दोनों इक्वल है, तो उधर वाली कंपेयर होगी अपने पास। तो मैं इन दोनों की तुलना कर लेता हूँ 9 और 10 से, तो ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी, ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये मैंने क्या किया, जो W1 वाली टर्म थी वो एक साइड कर लो, W2 वाला एक साइड कर लो। ये W1 है तो W1 को इधर ले आओ तो इधर आ गया, ये W2 उधर गया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब अपने पास देखो दो निकाय लिए थे अपन ने, तो दो निकाय के लिए क्या बना, FDFW1 अपॉन में dW1। दूसरा निकाय था उसके लिए क्या बना, W2 dFW2 अपॉन में dW2। यदि 3 निकाय होते तो क्या बनता, W3 dFW3 अपॉन में dW3। 4 होते थे क्या बनता, W4 dFW4 अपॉन में dW4। तो इसको मैं व्यापक रूप में इस टाइप से लिख सकता हूँ कि जो जनरल रूप होगा, जनरल फॉर्म होगी इसकी, वो क्या होगी, W dFW dW इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, कोई भी कांस्टेंट मान लिया के। इसके आगे अपन अभी इसको सॉल्व करेंगे तब अपना आंसर आएगा। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर स्टेप मैंने समझा दिया, कुछ नहीं किया। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया कि जो एंट्रोपी है वो उष्मागतिक प्रायिकता का फंक्शन होती है। मैंने इसमें दो निकाय माने हैं, फर्स्ट निकाय जिसकी एंट्रोपी S1 उष्मागतिक प्रायिकता W1, दूसरा निकाय जिसकी एंट्रोपी S2 और उष्मागतिक प्रायिकता W2। ठीक है, तो इस टर्म से मानते हुए ये कंप्लीट कैलकुलेशन की है। तो एक बार आप थ्योरी की 2-4 लाइन लिख दीजिए, फिर अपन इस डेरिवेशन को लिखना। तो लिखिए इसमें कि उष्मागतिकी भौतिकी में वह भौतिक राशि जिसके द्वारा निकाय की अव्यवस्था का मापन किया जाता है, उष्मागतिक भौतिकी में वह भौतिक राशि
जिसके द्वारा निकाय की अव्यवस्था का मापन किया जाता है। जिसके द्वारा निकाय की अव्यवस्था का मापन किया जाता है। ऊष्मागतिकी भौतिकी में सूक्ष्म अवस्था स्थूल निकाय से संबंधित होती है। ऊष्मागतिकी भौतिकी में सूक्ष्म अवस्था स्थूल निकाय से संबंधित होती है। ऊष्मागतिकी भौतिकी में सूक्ष्म अवस्था स्थूल निकाय से संबंधित होती है। वह सूक्ष्म अवस्था जो कि स्थूल निकाय के नियमों का पालन करे। वह सूक्ष्म अवस्था जो कि स्थूल निकाय के नियमों का पालन करे। वह सूक्ष्म अवस्था जो कि स्थूल निकाय के नियमों का पालन करे ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। ऊष्मागतिक प्रायिकता कहलाती है। इसको कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। इसको कैपिटल W से व्यक्त करते हैं। लिखो इसका गणितीय विश्लेषण। लिखो इसका गणितीय विश्लेषण। फिर लिखो इसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार किसी निकाय की एंट्रोपी, मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार किसी निकाय की एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन होती है। ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन होती है। ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन होती है। और निकाय की एंट्रोपी को ऊष्मागतिक प्रायिकता द्वारा परिभाषित करते हैं। निकाय की एंट्रोपी को ऊष्मागतिक प्रायिकता द्वारा परिभाषित करते हैं। अर्थात एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता के लघुगुणक फलन के रूप में होती है। अर्थात एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता के लघुगुणक फलन के रूप में होती है, जो अपन अभी प्रूफ करेंगे। माना प्रथम निकाय की एंट्रोपी, माना दो निकाय है, ऐसे लिखना, माना दो निकाय है जिसमें प्रथम निकाय की एंट्रोपी S1 और ऊष्मागतिक प्रायिकता W1 है। माना प्रथम दो निकाय है जिसकी एंट्रोपी S1 और ऊष्मागतिक प्रायिकता W1 है, तथा द्वितीय निकाय की एंट्रोपी S2 तथा ऊष्मागतिक प्रायिकता W2 है। अब आप यहाँ तक लिख लीजिए। कहाँ तक? यहाँ तक समीकरण 4 तक लिखिए। समीकरण 4 तक लिखिए, फिर मैं आगे लिखवा दूँ। देखो अपन ऑनलाइन कर रहे तो भी कंप्लीट स्टेप टू स्टेप नोट्स बनाते हुए लिख रहे, ठीक है। समीकरण 4 तक लिखिए। फिर लिखिए, यह दोनों निकाय मिलकर एक संयुक्त निकाय का निर्माण करते हैं। यह दोनों निकाय मिलकर एक संयुक्त निकाय का निर्माण करते हैं। यह दोनों निकाय मिलकर एक संयुक्त निकाय का निर्माण करते हैं। माना इस निकाय की एंट्रोपी S है, माना इस निकाय की एंट्रोपी S है तथा ऊष्मागतिक प्रायिकता W है। माना इस निकाय की एंट्रोपी S है तथा ऊष्मागतिक प्रायिकता W है। अतः संयुक्त निकाय की प्रायिकता, समीकरण 6 तक लिख लीजिए। समीकरण 6 तक।
फिर लिखिए समीकरण 6 के बाद समीकरण 6 में उपस्थित ऊष्मागतिक प्रायिकता, समीकरण 6 में उपस्थित ऊष्मागतिक प्रायिकता W1 व W2, समीकरण 6 में उपस्थित ऊष्मागतिक प्रायिकता W1 व W2 फलन के रूप में उपस्थित है। समीकरण 6 में उपस्थित ऊष्मागतिक प्रायिकता W1 व W2 फलन के रूप में उपस्थित है और हम जानते हैं कि यह फलन स्वतंत्र चर की भांति व्यवहार करते हैं, स्वतंत्र चर की भांति व्यवहार करते हैं। अतः एक दूसरे के सापेक्ष अवकलन शून्य प्राप्त होता है। अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए समीकरण 6 के बाद से और यहाँ तक कंप्लीट जो मैंने लास्ट तक लिखा है उसको लिख दीजिए। कुछ नहीं किया, मैंने दो निकाय माने हैं। पहले एक टर्म मानी थी, उसको मैंने दो निकाय में कर दिया क्योंकि मैंने दो निकाय माने। दो निकाय को अपन मिलाकर एक टोटल एक संयुक्त निकाय बना रहे, तो उसकी मैंने प्रायिकता लिखी है और उसी को कैलकुलेशन में लेते हुए दो इंडिपेंडेंट फलन मान लिए W1 और W2, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, आकलन किया और उसकी टर्म से अपने पास ये रिजल्ट आया है। तो लिखिए समीकरण 6 के बाद से कंप्लीट लिख दीजिए इसको।
चले आगे, लिख दिया होगा समीकरण 6 के लास्ट तक। हटा दो। अब क्या आएगा आपके पास, अब देखो अपने पास आएगा क्या, ये अपन ने निकाला है जो जनरल फॉर्म निकाली है DFW अपॉन में DW इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, K मान लिया। क्या मैं इसको इधर भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा, DFW इज इक्वल टू K DW अपॉन में ये W कहाँ आ जाएगा नीचे। अब मैं इसका समाकलन करूँ, समाकलन करने पर क्या आ जाएगा, देखो ये इसका समाकलन होगा तो ये D तो हट जाएगा, तो DFW था, ये अवकलन वाली टर्म हट जाएगी, इसका समाकलन होगा तो DW अपॉन में DW। तो इसका समाकलन तो क्या होगा, FW इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा K log E W प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आ जाएगा C। अब यहाँ पे क्या अपन उष्मा के एंट्रोपी के लिए बात कर रहे हैं, और जब अपन परम शून्य ताप पर एंट्रोपी का मान कितना होता है आप जानते हो कि शून्य होता है, उसके लिए समाकलन भी क्या होगा, यहाँ पे C की वैल्यू भी कितनी होगी आपके पास, 0 होगी। क्या होगी, अभी मैं इसका रीजन आपको थ्योरी में 2 लाइन में लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा FW क्या यहाँ पे अपना S था, और समीकरण 1 से क्या लिखा था आपका, समीकरण 1 यही तो थी, S इज इक्वल टू क्या था आपका FW था, तो ये वाला क्या आ जाएगा S इज इक्वल टू K log E, और ये क्या आ जाएगा आपका कंप्लीट टर्म आ जाएगी। तो ये आपका जो रिजल्ट आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहलाता है, कई बार एग्जाम में भी ये डेरिवेशन आपके पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो ये आपका डेरिवेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, नॉर्मल है। छोटे छोटे डेरिवेशन तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो ये आपका क्या निकल गया अपना जो रिजल्ट था, यानी मैंने बोला था कि जो उष्मागतिक प्रायिकता होती है वो लघुगुणक फलन होती है किसका, एंट्रोपी के लिए, यानी जो एंट्रोपी है वो किसका फलन होती है, उष्मागतिक प्रायिकता का लघुगुणक फलन होती है। कई बार स्टेटमेंट में पूछा जाता है, कई बार फॉर्मूले के रूप में पूछा जाता है, और यदि आप MSc एंट्रेंस BSc के बाद MSc एंट्रेंस का एग्जाम देते हो तो वहाँ भी ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये इसमें यहाँ तक लिख के इसमें 2 लाइन लिख लेना, यहाँ तक C की 0 हुआ इसलिए यहाँ तक लिखो, फिर C0 की 2 लाइन लिखो, फिर उसके बाद लास्ट फाइनल रिजल्ट लिखना। लिख लो, सामान्यतः यहाँ एंट्रोपी के परिवर्तन की गणना की जाती है, सामान्यतः यहाँ एंट्रोपी के परिवर्तन की गणना की जाती है, सामान्यतः यहाँ एंट्रोपी के परिवर्तन की गणना की जाती है। परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य मानी जाती है, परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य मानी जाती है, और यदि इसके सापेक्ष किसी अन्य अवस्था में एंट्रोपी ज्ञात करें, और यदि इसके सापेक्ष किसी अन्य अवस्था में एंट्रोपी ज्ञात करें तो C का मान शून्य लिया जाता है, तो C का मान शून्य लिया जाता है। अब फाइनल रिजल्ट लिख लो। फाइनल रिजल्ट लिख लो। अतः स्पष्ट है कि एंट्रोपी उष्मागतिक प्रायिकता के लघुगुणक फलन के, अतः एंट्रोपी उष्मागतिक प्रायिकता फलन के या उष्मागतिक प्रायिकता के लघुगुणक के समानुपाती होती है। एंट्रोपी उष्मागतिक प्रायिकता के लघुगुणक के समानुपाती होती है। अतः यह समीकरण एंट्रोपी तथा उष्मागतिक प्रायिकता के मध्य, अतः यह समीकरण उष्मागतिक प्रायिकता तथा एंट्रोपी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका रिलेशन हो गया। तो
आज अपन इतना ही करेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में फिर आपके पास अब धीरे धीरे स्टैटिक्स आ रही है आपके, धीरे इसके आगे वाले जो टॉपिक है वो स्टैटिक्स से रिलेटेड रहेगा, फेज स्पेस से रिलेटेड रहेगा, तो उसको अपन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो जैसे जैसे डेली के पर डे वीडियो अपलोड होते हैं आप उसको कवर अप करते जाइए, ठीक है। तो धन्यवाद।